नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम परीक्षार्थ सॉल्यूशन 2023 देख रहे थे कक्षा 8वीं गणित में, तो जिसमें हमारा अध्याय नंबर 9 फिनिश हो चुका था और अध्याय नंबर 10 जो है वो रिड्यूस है। ठीक है, तो अब अध्याय नंबर 10 तो हमें करना नहीं है। अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 11। अध्याय नंबर 11 है आपके क्षेत्रमिति। क्या है अध्याय नंबर 11 का नाम? क्षेत्रमिति। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्टिव हम बाद में देखने वाले हैं, पहले हम देखेंगे क्वेश्चन इसके। ठीक है, सॉल्यूशन जो है पहले वो देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसको हल करने से पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें जो सूत्र यूज़ होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब सूत्र बनाना हम सीखेंगे, लेकिन वो बाद में, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है, एग्ज़ाम पास में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं आयत की। ठीक है, तो ये क्या है आपका आयत। आयत के दो सूत्र मिलेंगे, एक मिलेगा आयत का परिमाप और एक मिलेगा क्षेत्रफल। तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, आयत में ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। जितनी लंबाई ये होती है उतनी ये होती है, और जितनी चौड़ाई होती है उतनी ये भी होती है। ठीक है, परिमाप का क्या हो जाएगा? तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। तो जैसे ये ए है तो ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए। ए मतलब भुजा हम बात करें। तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो देखो, परिमाप होता है 1 2 3 4 भुजा को जोड़ देंगे मतलब 4 है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1 का गुणा दूसरी भुजा से करना, तो मतलब ए इंटू ए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्रत का। तो देखो, व्रत में जो है ये होती है व्रत की त्रिज्या, और अगर पूरे की बात करें तो ये होता है व्रत का व्यास। त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, व्यास को हम डी बोलते हैं। तो व्रत का परिमाप तो होता नहीं है, व्रत का परिमाप की जगह क्या बोला जाता है? परिधि। ठीक है, मतलब दोनों आप समझ जाइए आगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर, और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपको वैसे तो दे दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाए तो फिर आपको कितना रखना पड़ता है यहाँ पे? 22/7। एक सूत्र आपके यूज़ होगा यहाँ पे आइलर सूत्र, जिसमें फल के शीर्ष और किनारों में से कोई एक चीज़ वो मिस कर देंगे, तो ये सूत्र a + v - = 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं हमारे बेलन की। तो बेलन कुछ इस प्रकार होता है। वैसे आपके घर में जो नल पाइप होता है उसको हम बेलन समझ सकते हैं, घर में जो गैस टंकी होती है उसे हम बेलन समझ सकते हैं। तो इसके भी 3 सूत्र है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 पाई आर एस। वक्र मतलब जैसे ये पेन एक बेलन है, वक्र का मतलब होता है सिर्फ हमको ये वाला पोर्शन देखना है। ठीक है, इसको वक्र बोलेंगे। आगे समझ में आपको। और कुल पृष्ठीय मतलब ये तो है ही, ये साथ में इसके ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा भी इसमें ऐड हो जाता है। आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये सारे सूत्र आपको कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर ये कंप्लीट नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अर्धगोले के सूत्र। तो यहाँ पे अर्धगोले के सूत्र में सबसे पहले आता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला कैसा होता है? देखो, ये पूरा गोला होता है, इसको हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके अर्धगोला स्टेप से। ठीक है, और आप चाहो तो स्टेप से बना सकते हो। ये इसकी होती है त्रिज्या। ठीक है, तो इसका एक ही सूत्र आपके सिलेबस में है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सवाल है, तो उसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। घन की बात करें तो घन की आकृति मैंने यहाँ बनाई हुई है, इसको बोलते हैं हम घन। घन में प्रत्येक फल के प्रत्येक शीर्ष, मतलब कहने वाला प्रत्येक फल के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, सभी वर्ग बने हुए होते हैं। तो लंबाई भी इसमें ए होती है, चौड़ाई भी इसमें ए होती है, और ऊंचाई भी इसकी ए होती है। ठीक है, सभी को ए से डिनोट किया जाता है। तो घन का जो आयतन है वो हो जाएगा 1/3। यहाँ ए को हम क्या बता रहे हैं? घन की भुजा। उसी प्रकार घन का आयतन, घनाभ का आयतन इसमें यूज़ होने वाला है। तो घनाभ जो है 2 आयतों को जोड़कर बनता है। तो ये हो गया आपके घनाभ। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, या तो a इंटू बी इंटू सी लिखो, या फिर l इंटू बी इंटू एच लिखो। उसके बाद एक सूत्र और आता है आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, ये वाली। ठीक है, ये इसके विकर्ण होते हैं दोनों। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो ये सारे सूत्र आपको याद होने ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं होंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है। अब हम शुरुआत करते हैं इसके लघुत्तरीय प्रश्न की। तो लघुत्तरीय प्रश्न में आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, घन की भुजा ज्ञात करनी है, तो घन का हमें दे दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे बताया नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख लेना एक और, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, 1, इसके पीछे 2, 3, इसके नीचे 4, और एक ये साइड में, और इसके साइड में 5 6। ठीक है, तो टोटल तो एक पृष्ठ का ए स्क्वायर होता है, तो 6 पृष्ठ का क्या हो जाएगा? तो 6 पृष्ठ का 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। तो अब हमें दिया है यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सूत्र आप नोट करके रख लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इन सूत्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हम करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सोल्व। ठीक है, तो हमें दिया क्या है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, तो रख देंगे यहाँ पे। तो दिया है करके बताएंगे, दिया है
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 600 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे घन की भुजा, क्योंकि हमको यही बोला है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है। तो यहाँ पे हमें घन की भुजा निकालनी है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे घन की भुजा ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब चूँकि हमको पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है यहाँ पे, तो सूत्र होता है आपके 6a⁻2 यही होता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको दिया है 600, बराबर हो जाएगा 6a²। अब आपको मान a का निकालना है, तो a के गुणित में 6 आ रहा है और गुणित में आ रहा है, तो फिर सामने वाले के बटे में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बटे में, तो बराबर a²। तो 6 कम 6, 6 कम 6 और ये डबल ज़ीरो, तो यहाँ से बचेगा 100 बराबर a²। इस 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 गुणित 10 बराबर a²। 10 दो बार है तो एक बार लेके घात 2 लगा देंगे। ठीक है, घात 2 से घात 2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 10। ठीक है, तो ये तो a का मान आया, तो हमें लिखना पड़ेगा अतः घन की भुजा a बराबर 10 सेंटीमीटर है, और यही हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, यदि किसी बहुफलक के 12 किनारे 8 शीर्ष हो तो उस बहुफलक के फलकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक बहुफलक हमें दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, इसमें आइलर सूत्र आपको प्रयोग करना पड़ेगा। देखो दिया क्या है हमको, सबसे पहले हमें दिया है 12 किनारे, तो लिख देंगे यहाँ पे किनारे, किनारों को हम ई से डिनोट करते हैं, कितने दिए हैं 12। ठीक है, उसके बाद हमें शीर्ष भी दिए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्ष, और शीर्ष को हम दर्शाते हैं वी से, तो वी बराबर है 8। अब हमसे पूछ रहा है फलकों की संख्या, तो हम लिख देंगे फलके, और फलके को हम दर्शाते हैं एफ से, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क लेना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको आइलर सूत्र से। क्या लिखोगे, आइलर सूत्र से। तो मैंने सूत्र आपको समझा दिए हैं, आप जो है उनको जल्दी जल्दी याद कर लीजिए। आइलर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है ई प्लस वी माइनस, सॉरी ये एफ होता है आपके, एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का मान तो आपको निकालना है, प्लस वी कितना है आपका 8, माइनस ई कितना दिया है आपको 12 बराबर 2। तो ये एफ 8 और 12 में से 12 बड़ी संख्या, इसलिए माइनस 12 में से 8 गया तो 4 बराबर 2। तो एफ बराबर 2 और माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एफ बराबर 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, और यही फलकों की संख्या आपके हो जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीसरा पूछा गया है, यदि किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष है तो आइलर सूत्र से किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमें किनारों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया है तो, ये और उसके बाद ये। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमें दिया है थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे दिया है। ठीक है, दिया है लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको प्रश्न में दिया है 7 फलक, तो फलके करके लिख देंगे, फलके एफ कितना दिया है आपको 7। उसके बाद आपको 10 शीर्ष दिए हैं, तो शीर्ष को हम वी से डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो वी बराबर 10। तो आइलर सूत्र से किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या लिख देंगे किनारे, किनारों को हम ई से डिनोट करते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लगा देंगे यहाँ पे आइलर सूत्र, क्या लिखेंगे आइलर सूत्र से। तो आइलर सूत्र आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2। तो एफ आपको दे दिया है 7, वी आपको 10 और ई आपको निकालना है बराबर 2। तो 7 और 10 हो जाएगा 17, माइनस ई बराबर 2। 17 को उठा के बराबर के उस तरफ भेजेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का ई बराबर 2, और 17 इधर आएगा तो माइनस का। ठीक है, तो माइनस ई बराबर 17 में से 2 जाएगा, क्योंकि 17 बड़ी संख्या है, तो माइनस 17 में से 2 गए तो 15। अब माइनस माइनस हो जाएगा आपके प्लस, तो ई का मान कितना लेके आएंगे आप 15। तो ये हो जाएगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः जो किनारों की संख्या है, ठीक है, इससे पहले वाले में भी आप अतः करके लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, किनारों की संख्या कितनी हो जाएगी, किनारों की संख्या 15 है, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 का ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, समझिएगा यहाँ पे,
14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो 14 सेंटीमीटर चौड़ाई दी हुई है, उस चौड़ाई के जो कागज है आयताकार, उसको मोड़ के क्या बना देते हैं, एक बेलन बना देते हैं। अब वो बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जो 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये आयत है इस टाइप से, तो ये इसकी दे दी है चौड़ाई, ठीक है 14। और अगर हम इसको फोल्ड करते हैं इसी टाइप से, ठीक है, जैसे ये है आयत, तो इसको ऐसे फोल्ड करके हम बना लेते हैं बेलन। तो उसमें हमको दे दी त्रिज्या। सीधी सी बात है, बेलन की ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई एक ही होती है, ठीक है, उस वो दे दी है और बेलन की त्रिज्या दे दी, तो आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। एक तो आर की ज़रूरत और एच की ज़रूरत है, दोनों ही हमको दे दिया है, तो हमको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सबसे पहले हम दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या आर बराबर दी है आपको 20 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है बेलन की ऊंचाई, ठीक है, जो आपको ज्ञात करना है आप वही मान रखिए। ऊंचाई एच बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या निकाल लेंगे, आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई कितना है, तो पाई का मान आपको रखना है 22/7 इंटू आर। आर आपका है 20 इंटू एच आपके 14, ठीक है। तो ये 22/7, 20 की घात 2 है ना, तो 20 को 2 बार लिखना पड़ेगा, गुणित में 14, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, अब कटेगा नहीं, तो ये 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 2 गुणा कर लेंगे इन सब का, ठीक है। और जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 17,600 सेंटीमीटर की घात 3। अब घात 3 यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो जब भी हम आयतन निकालेंगे तो आयतन में आपको घात 3 ही लगानी है, क्योंकि आयतन का जो मात्रक है वो होता है घात 3 में, ठीक है, घन होता है, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 11 गुणित 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज़ के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ऊंचाई आपको दे दी है, और क्या बना रहे हैं यहाँ पे, 11 गुणित 4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज़ के टुकड़े से, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, समझ लीजिए। तो यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा कि आपको दिया है 11 गुणित 4 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज़ के टुकड़े को बिना अतिव्यापन मतलब नष्ट किए, कुछ बिगाड़े, मोड़कर 4 सेंटीमीटर बेलन ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन देखो, यहाँ पे जैसे बात करें, ये 4 सेंटीमीटर का एक 11 गुणित 4 का है, तो 11 लंबाई हो जाएगी, 4 इसकी जो है चौड़ाई हो जाएगी। अब अगर हम इससे एक बेलन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार इसको रोल करेंगे, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार से रोल करके बना लिया बेलन, क्या बना लिया, बेलन। तो यहाँ पे अगर हम बेलन बनाते हैं, सॉरी इस प्रकार से बना रहे हैं वो बेलन, अगर हम इस टाइप से बेलन बनाते हैं, ये इस टाइप से इसको फोल्ड करके इस टाइप से, तो देखो ये तो हो गई बेलन की ऊंचाई, क्या हो गई, ऊंचाई। और इसकी जो लंबाई है वो इसके पूरे राउंड पे आ गई है। अब पूरे राउंड पे आ गई मतलब कि ये हुई इसकी परिधि, है ना, मतलब बन गया एक वृत्त, ठीक है, ये बन गया एक वृत्त। और ये वृत्त पूरा पे अगर हम काउंट करें तो ये होता है वृत्त की परिधि, मतलब बेलन के नीचे वाले भाग की परिधि। तो आधार की परिधि, नीचे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आधार की परिधि। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कागज़ की जो लंबाई है, कागज़ की लंबाई बराबर बेलन की आधार की परिधि, ना, बेलन के आधार की परिधि के लगा दीजिए आप यहाँ पे, के आधार की, या पूरा काट के किए लिख लीजिए, की परिधि। तो ये तो हो गई बेलन के आधार की परिधि, ठीक है। और अगर हम देखें कागज़ की चौड़ाई, कागज़ की चौड़ाई किसके बराबर जाएगी, तो ये जाएगी बेलन के ऊंचाई के, किसके बराबर जाएगी, बेलन की ऊंचाई के, ठीक है। तो बेलन की, कागज़ की लंबाई बेलन के आधार की परिधि हो गई, और कागज़ की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो कागज़ की चौड़ाई आपको कितनी दी हुई है, कागज़ की चौड़ाई आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और अगर हम परिधि की बात करें तो ये है 11 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर की और एच की, तो एच हमारे पास है लेकिन आर हमारे पास नहीं है, तो आर हम निकाल लेंगे। तो आर के लिए हमें दे दिए परिधि, तो यहाँ लिख देंगे हम
बेलन के आधार की परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो परिधि हमें कितनी दी हुई है 11 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू पाई की जगह 22/7 आर हमको निकालना है यहाँ से। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं हमें आर का मान निकालना है। तो जो ऊपर है वो तो जाएगा 11 के नीचे बटे में, और जो यहाँ पे बटे में वो जाएगा 11 के गुणित में। तो 11 गुणित हो जाएगा 7 और बटे में हो जाएगा 2 गुणित 22 बराबर आर। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 गुणित 22 बराबर आर। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 2 दूनी 4 और ये सेंटीमीटर बराबर आर। तो यहाँ पे आपको आर निकालना है, तो हम लिख देंगे बेलन के या बेलन की डायरेक्ट लिख देना त्रिज्या। आर बराबर कितनी हो जाएगी 7/4 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का आयतन निकालना है, तो लिख देंगे बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। तो पाई का मान आपको फिर से 22/7 रखना है, आर आपके 7/4 है इंटू एच आपको कितना लेना है 4 लेना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 22/7 इंटू 7/4 की घात 2 है, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 बार, और गुणित में आ रहा है 4। देखो 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये 11 गुणित 7 और बटे में कितना बचेगा 2। तो 11 7 77 और बटे में 2 आ जाएगा। तो अब आपके जो आंसर है वो दशमलव में अगर आ रहा है तो हम दशमलव में लेके आ जाते हैं, तो दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव में आ रहा है तो 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, एक बचेगा 17, 2 8 16, फिर 2 5 10 सेंटीमीटर की घात कितनी लगेगी 3, क्योंकि आयतन है, आयतन में घात कितनी लगती है 3 लगती है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए यहाँ से, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये, और फिर ये हो जाएगा फाइनली आंसर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा छठा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये यहीं से कर लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पे दिया है करके, दिया है घन की भुजा। क्या लिख देंगे घन की भुजा ए बराबर कितनी दी हुई हमको 5 सेंटीमीटर, और अब सूत्र लगा दे घन का आयतन भुजा की घात 3। भुजा कितनी है आपकी, तो 5 है, तो 5 की घात 3, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 करेंगे तो 5 के 25, 25 5 125। तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाकार गोदाम है जिसकी माप है 60 गुणित 40 गुणित 30 मीटर, घनाकार है ना, के अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन आपको 0.8 मीटर क्यूब दे दिया है। तो देख लेते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाकार गोदाम, एक घन के आकार का एक गोदाम है जिसकी माप आपको दे दी है 60 मीटर गुणित 40 मीटर गुणित 30 मीटर, के अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 मीटर की घात 3 है। देखो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हमें ये वाला सूत्र यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें डिब्बों की संख्या निकालनी है तो पहले गोदाम का आयतन निकाल लेंगे, उसमें एक डिब्बे के आयतन का भाग लगा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे घनाकार गोदाम की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर और ऊंचाई है 30 मीटर, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है। तो जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारे पास है तो हम निकाल लेंगे इसका आयतन। तो आयतन का सूत्र है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 60 गुणित 40 गुणित 3 रख देंगे ना, 3 चौक 12, 12 छंग 72 और 1 2 3 0 ऐसे कैसे मीटर क्यूब। अब एक डिब्बे का आयतन कितना दिया 0.8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो चौकी करके बता देंगे, इसलिए डिब्बों की संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा गोदाम का आयतन बटे डिब्बे का आयतन। तो गोदाम का आयतन कितना है 72,000 बटे में 0.8। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसका दशमलव हटाएंगे, तो नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर दशमलव हटाने का 1। अब दशमलव के बाद जितनी अंक है उतनी लगानी पड़ती है 0। ठीक है, तो यहाँ पे 72,000 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 निम 72, 1 2 3 0, 1 2 3 0 ऐसी कैसी। ठीक है, अगली स्टेप में हम देखें तो 3 0 और एक और गुणे में आ जाएगी तो 4 0 यहाँ पे हो जाएगी। तो कितने डिब्बों की संख्या कितनी आएगी, तो 90,000 डिब्बे हम जो है रख सकते हैं। कितने 90,000। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको सरल से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल दिया है और आयतन भी आपको दे दिया है, बस आपको ऊंचाई निकालनी है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो घनाभ का क्षेत्रफल चला जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो ऊंचाई हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, समझ लीजिए। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। अब चूंकि हमको पता है कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए घनाभ आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई निकालनी है और ये इसके गुणित में है, तो गुणित वाला हमेशा बटे में जाता है। तो यहाँ से आधार का क्षेत्रफल बटे में, तो यहाँ पे बटे में जाने के बाद हम इसको काट देंगे यहाँ से। तो काटेंगे तो ये कौन से पहाड़े से बटेगा, देखो सीधा भी काट सकते हैं आप। 2 9 18, 2 चौक 8 और ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं घनाभ की ऊंचाई h बराबर कितनी आ जाएगी, 5। और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एम त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना है। ठीक है, एक बंद बेलन के आकार का टैंक है जो धातु की चादर से बन रहा है। ठीक है, धातु कोई सी भी हो सकती है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। सूत्र क्या है, 2πr और r + h। मतलब एक तो r चाहिए और एक h चाहिए। तो r कितना है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। वैसे r कितना है, यहाँ पे 7 मीटर आपको दे दिया है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार टैंक की त्रिज्या r बराबर 7 मीटर, ऊंचाई h बराबर 3 मीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 2 पाई की जगह 22/7 और इंटू r कितना है आपका 7 गुणित फिर r है 7 और ऊंचाई है 3। ठीक है, अगली स्टेप देखते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 गुणित 22 गुणित 7 और 3 हो जाएगा 10। ठीक है, 22 दूना 44, 44 से कम 44 और ये हो जाएगा 0। 440 मीटर की घात 2, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है तो हमको ये लिखना पड़ेगा। अतः क्या लिखना पड़ेगा, अतः हमसे पूछा ये है कि उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 440 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या तो हमें दे दी है और साथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, कैसे सोल्व करेंगे समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है बेलन की त्रिज्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों हमको दे दिया है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन की ऊंचाई, तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उससे पहले आप ये लिख लीजिएगा बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करनी है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr + h। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 1936 बराबर 2 गुणित पाई का मान 22/7, r हमें 14 दी हुई है, इंटू फिर r 14 है, लेकिन h हमें यहाँ से ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो 1936 बराबर 2 गुणित 22 गुणित 2 और गुणित में 14 + h। तो 1936 बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणित में 14 + h। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, तो यहाँ से हमें मान निकालना है h का। तो अब h का मान निकालना है, तो देखो वैसे तो हम यहाँ पे 88 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये गुणित में है तो इसको सीधा बटे में भेज देंगे, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके। तो बटे में 88 बराबर 14 प्लस क्या बच जाएगा h। अब इसको काट देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ पे 2 9 18, एक बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12। फिर देखते हैं हम यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद और आगे कट रहा होगा तो काट लेंगे।
तो देखो यहाँ पे है मिस्टेक हुई है। देखो 2 चौक 8 कर दिया तो 2 नीम 18, 1 बचा 13, 2 छंग 12, फिर 1 बचा तो 16, 2 8 16 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचेगा 2 8 16 और 8 को काटेंगे 2 चौक 8, यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये 8 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 22 से सीधा काट सकते हैं, तो काट लेते हैं। 22 एकम 22, 22 दूना 44, देखो 2 बार में 44, 48 में 44 गए तो 4 बचे, वो 4 यहाँ लग गए तो ये फिर 44, तो फिर 22 दूना 44। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आता है 22 बराबर 14 और प्लस में एच। अब एच का मान निकालना, 14 को भेज दो उधर तो ये हो जाएगा माइनस का, तो बराबर एच। 22 में से अगर 44 को 14 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, 8 बराबर एच। तो अतः हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः बेलन की ऊंचाई एच बराबर 8 और सेंटीमीटर है, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 10 पूरा समझ में आया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारे घनों की संख्या मिल जाएगा। तो ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई आपको 54 और एच आपको 30, ठीक है। लंबाई आपको 60 दी है। तो सबसे पहले तो घनाभ का आयतन निकाल लेंगे यहाँ से, तो लिख देंगे घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई है 60, चौड़ाई है 54 और ऊंचाई है 30, ठीक है। गुणा कर लेंगे यहाँ पे, और जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आंसर। तो या तो आप गुणा करिए या फिर इसको यही छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें वैसे भी आगे इसको सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ दी हुई है, घन की भुजा। तो हम लिख देंगे घन की भुजा। घन की भुजा कितनी दी हुई है, भुजा को हम ए से डिनोट करते हैं। तो प्रश्न में हमें घन की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप इसका गुणा करेंगे तो भी चलेगा और नहीं करेंगे तो भी चलेगा। वैसे तो नहीं करेंगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमको तो घनाभ के आयतन के बटे में घन का आयतन रखना है, ठीक है। तो घन की भुजा दी हुई है तो क्या निकाल लेंगे, घन का आयतन। तो घन का आयतन तो क्या होता है आपके a की घात 3 होता है, मतलब भुजा की घात 3। तो भुजा आपके a है तो 6 की घात 3, ठीक है। इसको भी आप यहीं छोड़ दीजिए सेंटीमीटर की घात 3 करके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या पूछा है यहाँ पे, कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे घनों की संख्या। क्या लिख देंगे, घनों की संख्या। तो घनों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी घनाभ का आयतन और बटे में घन का आयतन, ठीक है। ये आपको कर लेना है। तो घनाभ का आयतन तो हमने कितना बताया है यहाँ पे, तो ये बताया है 60 गुणित 54 गुणित 30 और बटे में 6 की घात 3, ठीक है। 6 की घात 3 है तो हम यहाँ पे 6 की घात 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हमने क्यों किया है आप समझ लीजिए, आपके लिए ही किया है। अब 6 की घात 3 है तो 6 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, फिर 6 एकम 6 और 6 नी 54। तो ये आपके थोड़ा सीधा सीधा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया है। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 कम 45 हो जाए 0। तो ये आपके घनों की संख्या आ गई है 450। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए। फ़िलहाल आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ से इसे नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके रोक के आप अच्छी तरीके से नोट करिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी और भी जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।